क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 23 जून का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड ग्रुप यूपीएससी यूपीपीएससी 2022 मेंस और 2023 के फाउंडेशन ग्रुप की जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशंस में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला जो टॉपिक है वो है कि सेलिब्रिटी, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब उस एडवर्टीजमेंट में मतलब वो लोग खुद कभी उन्होंने यूज़ किया है या फिर उसकी क्या गुणवत्ता है, कितना वो लोग मतलब क्या जो है उनके ऊपर भी, क्योंकि उनसे इन्फ्लुएंस होकर लाखों करोड़ों लोग जो है उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो उनकी भी कुछ लायबिलिटी बनती है या फिर उनको भी कुछ पेनलाइज करना चाहिए अगर वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो इसी से संबंधित कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने एक दिशा निर्देश गाइडलाइंस जो है पास किए हैं, जिसमें नॉर्म्स जो है वो काफ़ी टाइट कर दिए हैं। ड्यू डिलिजेंस कहा गया है कि भैया यूज़ करो, ठीक ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मान लीजिए किसी मैगी का या फिर किसी नूडल्स का आप ऐड कर रहे हो, खुद नहीं खाते हो लेकिन लोगों को खिलवा रहे हो मैदा, तो ये सारी चीज़ें देखना जरूरी है। तो ये दिशा निर्देश दिए गए और पहली बार अगर मान लीजिए कोई वायलेट करता है इन गाइडलाइंस का तो 10 लाख रुपए का जो है जुर्माना होगा, और फिर से अगर करता तो हर बार करने पर दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार 50-50 लाख रुपए का जुर्माना इसमें लगेगा। ठीक, इस गाइडलाइंस का नाम है प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना, भ्रामक विज्ञापनों और एंड नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट। भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और विज्ञापनों के समर्थन के लिए आवश्यक आवश्यक सावधानी जून 2022 से लागू करी गई है। अगला टॉपिक है एनवायरनमेंट संबंधित। देखिए, भारत में जो सेंट्रल इंडिया है, ठीक है ना, गुजरात और मेघालय जो उत्तर पूर्वी भारत में है, वहाँ पर डायनासोर के अंडे और उसके जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं। अभी एक बड़ी रोचक चीज़ जो है देखने को मिली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने आपका जो है धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में जाकर वहाँ पर उन्होंने एग्स देखे डायनासोर के, जिसमें कि एग्स के अंदर एग्स थे, ठीक है ना, एग इन एग फिनोमिनन देखा गया। देखो, ये जो फिनोमिनन है अंडे के अंदर अंडा होना, ये बर्ड्स में तो आम बात है, देखा जा सकता है, देखा जाता है, ठीक, लेकिन कभी भी रेप्टाइल्स में नहीं देखा गया है। तो ये डायनासोर जो रेप्टाइल है, सर्प उसमें आता है सरीसृपों में, तो उसमें ये पहली बार देखा गया। सरीसृप रेप्टाइल कौन कौन से, टर्टल, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, इनमें ये एग इन एग वाली चीज़ नहीं देखी गई थी। तो अब अगर ये देखा गया है तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सरीसृप और एवियन यानी कि पक्षी जो होते हैं उनके इवॉल्व होने में क्या कनेक्शन, क्या कुछ है, क्या कुछ डायनासोर आप लोग देखा भी होगा जिनका जो है दिखाया जाता है कि वो उड़ते भी थे, तो दोनों लोग क्या एक ही जैसे थे क्या पहले, या फिर कुछ रेप्टाइल जो है वो उड़ने लगे तो क्या वो उनके अंदर भी वाला एग इन एग वाला फिनोमिनन आ गया। तो ये इस पे जो है इवोल्यूशन पे जो है चलेगी रिसर्च, ठीक है। तो ये फिनोमिनन टीटानोसॉरिड डायनासोर एग में फाउंड हुआ है, बाग मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट, ठीक। और इसके अलावा जो है आपका अपर क्रिटेशियस लेमेंटा फॉर्मेशन जब सेंट्रल इंडिया का हुआ था, ये जियोलॉजी का फॉर्म का पार्ट है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप लोग पढ़ते होंगे, क्रिटेशियस, कैम्ब्रियन, आर्चियन, ये सारी चीज़ें। तो उस समय जो फॉर्म हुआ तब डायनासोर के उस टाइम के फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जुरिस्डिक्शन की जो लिमिट है वो घटाई बढ़ाई गई है। अब देखो, बीएसएफ जो है इंडिया की सुरक्षा करता है, इंडिया के बॉर्डर्स की। पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो जुड़ी हुई बॉर्डर्स हैं उन पर बीएसएफ लगाई जाती है। बीएसएफ जो है 7 जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनमें से एक है। ये जो है आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, आंतरिक सुरक्षा की जो है देखभाल करता है। तो ये आर्मी नहीं है जो, ठीक है ना, आर्मी बॉर्डर पे नहीं रहती, आर्मी वॉर के टाइम पे बॉर्डर पे रहती है, ये चीज़ समझना है जरूरी। तो अब जो बॉर्डर्स हैं जो सटे हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से, जहाँ पे बीएसएफ तैनात है, तो वहाँ पर जो चीज़ें चेंज करी गई हैं, इनकी जो लिमिट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। जो पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम वाले स्टेट्स हैं वहाँ पर पहले 15 किलोमीटर तक जो है, जैसे ये बॉर्डर है, ये लाइन,
और इससे हिंटरलैंड कितना अंदर तक ये लोग मतलब रहेंगे, इनकी लिमिट रहती है, वहाँ पे इनकी तैनाती रहती है। तो 15 किलोमीटर पहले पंजाब, वेस्ट बंगाल, आसाम में थे, अब ये 50 किलोमीटर कर दी गई है। गुजरात में यही चीज़ घटाई गई है, 80 थी पहले, अब 50 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे बॉर्डर से हिंटरलैंड की तरफ। और राजस्थान में पहले भी 50 थी, अभी भी 50 है। तो इस तरीके से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर बॉर्डरिंग विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो आप आंसर देखो, इसी से ही आंसर क्वेश्चन बनते हैं, तो वैसे भी निकाल सकते हो। 1965 में ये बनाई गई थी आपकी बीएसएफ, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। 1965 का जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें इंडिया ने फिर से पीटा था पाकिस्तान को, तो उसके टाइम पे बनाया गया था। ठीक, अगला टॉपिक है सोशल इश्यूज से संबंधित। पहला जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है उसमें से ड्राफ्ट यानी कि मसौदा तैयार किया गया है नेशनल पॉलिसी ऑन पर्संस विद डिसेबिलिटीज, यानी कि दिव्यांग जनों के लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया। उस ड्राफ्ट पे पब्लिक का फीडबैक लिया जा रहा है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह मसौदा तैयार किया है। पब्लिक का फीडबैक लेना चाहती है, फिर बाद में इसको संसद में जो है आपका पेश किया जाएगा एज ए बिल। फिर उसमें पास होता है नहीं होता है वाली बात है, अलग है। ठीक है, तो इसमें ये प्रपोज करता है कई सारी चीज़ें कि जैसे विकलांगता रोकथाम, शिक्षा, आपका स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और पहुंच में हस्तक्षेप, यानी कि हर जगह वो जा सकें आसानी से, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पब्लिक का क्या फीडबैक वो देना है। और उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो दिव्यांग जनों से संबंधित पारंपरिक रूप से जो कॉजेज हैं उनके ऊपर फोकस करती है, वो तो करेगी। उसके अलावा कुपोषण, ठीक, मेडिकल नेग्लिजेंस, चिकित्सा लापरवाही, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि फिजिकली ही दिव्यांगजन नहीं, मेंटल भी प्रॉब्लम कर देते हैं लोग, जो है उल्टा सीधा कहते हैं। और आपदाओं के कारण होने वाली हानि को भी अब इस मसौदे के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। आप लोग को पुनः एक बार पे यहाँ पे रिवाइज कराया जाता है कि राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, ये एक्ट आया था 2016 में, जिसमें जो दिव्यांग लोग हैं, पहले 7 कारक होते थे, अब इसको 21 कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, विकलांगों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। तो 21 तरीके की जो दिव्यांगजन मतलब अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उनको भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो थोड़ा ब्रॉड किया गया ये बात। इसमें सभी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, उनको ये कहा गया है कि भाई साहब, जो भी तुम्हारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको मान्यता तुम तभी दो जब इस एक्ट, राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट को वो अनुपालन करते हों। साथ ही साथ एमबीबीएस और मेडिकल कोर्सेज में एक मॉड्यूल डिसेबिलिटी से संबंधित भी जोड़ो। ये सब मसौदे के अंदर बातें हैं, और इनसे मसौदे पे भले ही मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चन ना आए, लेकिन मेंस में पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो गाड़ियां, व्हीकल, मोटर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर बनाए जा रहे हैं, तो उनको भी सुगम बनाएं, ठीक है ना, एक्सेसिबल बनाएं आपका जो है दिव्यांग जनों के लिए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए बोला गया है कि भैया तुम नेसेसरी मॉडिफिकेशन कराओ पर्सनल व्हीकल्स में। ठीक, कई बार आप लोगों ने देखा होगा व्हील चेयर से गाड़ी में चढ़ने में दिक्कत होती है दिव्यांगजनों को, तो उसके लिए कुछ रैंप होना चाहिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए किया गया है। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशू संबंधित। ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सनल, मतलब दुनिया में परमाणु हथियार किसके पास कितने हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इन सब का ब्यौरा जो है एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो बनाती है। उसने एक ईयर बुक अपनी जारी की है 2022 वाली। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा है स्टॉक पाइल परमाणु हथियारों का, बढ़ रहा है, घट रहा है, और इंडिया का क्या जो है, क्या घट रहा है, बढ़ रहा है, चाइना का क्या हाल है। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूएसए के पास है। ठीक, डिप्लॉयड वॉरहेड, स्टोर्ड वॉरहेड सब मिलाकर दुनिया के, अगर आप देखो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स को मिला दो, तो 90% जो परमाणु हथियार है, तो वो इन दोनों ही कंट्रियों के पास में ही है, 90%। इसके बाद तीसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, और फिर छठे नंबर पे, वैसे देखो इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के पास ज़्यादा हैं हमारे से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए स्टोर्ड वॉरहेड में, तो वो रशिया के पास में है, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स के पास में। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, फिर चाइना के पास में है। तो यहाँ पर यही है कि 2021 में हालांकि परमाणु हथियार कुछ घटे हैं। ठीक, परमाणु हथियार 2021 में कुछ घटे हैं, बट ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि इस डेकेड के अंत तक
परमाणु हथियार बढ़ेंगे, बढ़ोतरी होगी। इंडिया के पास में 160 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं जनवरी 2022 तक। यही आंकड़ा 156 था जनवरी 2021 में, तो कुछ बढ़ा है। पाकिस्तान का 165 पहले भी था, अभी भी है, पर उनका पता कहाँ चलता है। खैर, दूसरी चीज़ ये है कि चाइना का ये बोला जा रहा है कि भाई साहब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर वेपन आर्सनल में। ऐसा जो सैटेलाइट उपग्रह से जो खींची गई तस्वीरें हैं उनसे पता चलता है। ठीक, अभी वो 300 नई मिसाइल साइलोज बना रहे हैं, 350 उनके पास ऑलरेडी हैं 2021 जनवरी से 2022 के बीच में। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित। देखिए, यूपी में क्या है कि जब सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उसके विरोध में कई लोगों ने प्रदर्शन किए थे। तो उस समय पे यूपी गवर्नमेंट एक लॉ अधिनियम इस टाइप का लेके आई थी। पहले तो कार्यकारिणी लाई थी, सरकार का आदेश था कि जिन लोगों ने उपद्रव किया है, पब्लिक जो एमिनिटीज है, पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको नुकसान किया, तो उनसे जो है वसूला जाएगा भाई साहब। ठीक है ना, तो उनका घर तोड़, मतलब घर तो नहीं, मतलब वैसे जो भी प्रॉपर्टी उससे वसूला जाएगा। तो उसमें कई बार बुलडोजर चलाए गए कई जगह जो है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये इस तरीके से जो है नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें यह है कि भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मौजूद कई सारे कानून ऐसे हैं जो इस तरीके के जो डिमोलिशन ड्राइव है, जो बुलडोजर चल रहा है, ये इसको मतलब गलत बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम लोग देखें वो कौन कौन से लॉ है, कुछ रोचक तथ्य भी इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश फिर बाद में एक लॉ भी लेके आई जिसने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया बुलडोजर चलाने को संस्थागत तरीके से, कि भैया वसूलेंगे जो भी उपद्रव इस तरीके करेगा। इसका नाम है उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020। ठीक, अब देखो कौन से अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, उल्लंघन हुआ है तो यहाँ पर यह है कि सरकार को इस तरीके की क्रूर जो है शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कहते हैं कि राइट टू हाउसिंग यानी कि आवास का अधिकार एक जो है संविधान, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा जो है मौलिक अधिकार है। तो राइट टू हाउसिंग भी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं राइट टू प्रॉपर्टी एक संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन मौलिक यानी कि फंडामेंटल अधिकार नहीं है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ये आर्टिकल नंबर 300A में आता है। पहले ये था जब संविधान आया था पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में, बाद में इसको संशोधन करके हटा दिया गया था। तो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत अभी भी राइट टू हाउसिंग जो है वो मौलिक अधिकार है। और इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 25 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके अंतर्गत जो है राइट टू हाउसिंग भी एक फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी 300A के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इज ए ह्यूमन राइट, ऐसा बोला है गोपाला गौड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। इसके अलावा एक संस्था है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये भी अपने आर्टिकल 11.1 के अंतर्गत राइट टू एडुकेट हाउसिंग को मान्यता देती है। साथ ही साथ यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस जो है वो भी ये कहती है कि कभी भी जो है किसी भी व्यक्ति को आप फोर्सफुली उनको जो है हटा नहीं सकते। जबरन बेदखली के खिलाफ सुरक्षा देता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय। ठीक, तो ये सारी चीज़ों पर जो है इस पे मतलब इस तरीके के लॉ और गवर्नेंस जो है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है, यूपी के एग्जामिनेशन में भी और यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन 2022 में। इसीलिए मैं कहता हूं कि कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस का अगर आपने मेंस पढ़ा तो हम आपको पूरा कंप्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाते हैं। प्रीलिम्स का भी बताते हैं कैसे क्या पढ़ना है, कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मेंस में कौन सी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें ध्यान देने वाली है। ठीक, अगला टॉपिक है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि सब कुछ डिजिटल हो गया है, अखबार शायद ही कोई अभी मंगाता है। ठीक, तो सब लोग डिजिटली पढ़ रहे हैं न्यूज़। तो उसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है 2022 की। तो इसमें इंडिया का भी इन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं और कितना ट्रस्ट करते हैं अपने न्यूज़ चैनलों। तो हर साल ये रिपोर्ट आती है। ठीक, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट आप लोगों ने नाम सुना होगा, फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म। तो इन्होंने अलग अलग देशों में किस प्रकार से उपभोग किया जाता है न्यूज़ का, उसको जो है ट्रैक करते हैं ये।
और इस साल की रिपोर्ट में ये सर्वे बेस्ड है, कंडक्ट किया गया है YouGov, ठीक है ना, जैसे भारत में MyGov है ना, YouGov है ब्रिटिश मार्केट रिसर्च डेटा एनालिटिकल फर्म का, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे बताता है कि 6 मेजर ट्रेंड देखे गए हैं न्यूज से संबंधित, जो कि वाइडर सामाजिक और राजनीतिक जो है उनके प्रभाव प्रवृत्तियां दिखाते हैं, ठीक। तो पहला है कि जो ट्रस्ट है न्यूज से संबंधित वो कम होता जा रहा है पीपल के बीच में, ये 42% हो गया है, ठीक है, पिछले साल से कम है। दूसरा है कि जो ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया था वो डिक्लाइन होता जा रहा है, उसका उपभोक्ता वही पेपर फॉर्म में जो, ठीक है, वो कम होता जा रहा है, डिजिटली ज़्यादा कर रहे हैं लोग। तीसरा ये है कि कंज्यूमर हु से दैट दे अवॉइड न्यूज़ हैज़ रिजन शार्पली अक्रॉस कंट्रीज। तो मतलब अब न्यूज़ को अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो है एक सेंसलाइजेशन होता है, ज़बरदस्ती की जो है एक न्यूज़ भी बनाई जाती है, न्यूज़ मैन्युफैक्चर हो रही है आजकल, तो लोग कहते हैं कि हाँ भैया अवॉइड करते हैं न्यूज़ चैनल देखना, ये चीज़ है, ठीक। चौथा ये है कि स्मॉल कुछ इंक्रीज तो हुआ है पर प्रपोर्शन ऑफ ऐसे पर्सन्स में जो ऑनलाइन को जो है ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ने के लिए पैसे देते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये अमीर जो देश हैं वहाँ पर है। लेकिन जो डिजिटल सब्सक्रिप्शन है वो घटा है, यानी कि जो लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल कंटेंट देखने के लिए पैसा कुछ देना चाहते हैं अमीर देशों में, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो घटा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। पांचवा आपका यहाँ पर है कि स्मार्टफोन के जरिए ज़्यादातर लोग अब पहले, मतलब सबसे पहले उनको न्यूज़ किससे पता चलती है? स्मार्टफोन के जरिए पता चलती है। और जो है यहाँ पर फाइनली ये कहा गया है कि ज़्यादातर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक, टिकटॉक, यहाँ से उनको न्यूज़ सबसे पहले मिलती है, ठीक। तो ये कुछ 6 ट्रेंड उन्होंने बताए हैं, इंपॉर्टेंट है, मीडिया से संबंधित है, और जीएस पेपर 3 में, और उसमें पूछ सकता है मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है डेमोक्रेसी का, पूछ सकता है, ठीक। इंडिया का देख लेते हैं भाई। इंडिया में ये कहा गया है ज़्यादातर मोबाइल के थ्रू ही जो है मार्केट किया जा रहा है न्यूज़ को देने के लिए, और 72% सर्वे जो है ये कहता है कि न्यूज़ स्मार्टफोन के जरिए दी जाती है, 35% आपका कंप्यूटर के थ्रू। 84% जो इंडियन रेस्पोंडेंट है वो न्यूज़ ऑनलाइन देखते हैं, 63% सोशल मीडिया से, 59% टेलीविज़न से, 49% प्रिंट यानी न्यूज़पेपर अखबारों से देखते हैं। इंडिया में यूट्यूब में पर 53 और व्हाट्सएप पे 51% लोग, ये मतलब 2 टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सर न्यूज़ मिलती है। लेकिन व्हाट्सएप पे कई सारी फेक न्यूज़ भी चलती है, खैर वो हमें अपना विवेक भी इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ मतलब ये नहीं है कि फॉरवर्ड करते जाएं, ठीक। और कुछ इंक्रीज़ हुआ है ट्रस्ट में इंडिया के ओवरऑल न्यूज़ में, तो मतलब जो पढ़ने वाले हैं न्यूज़ पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हैं, 41% ऐसे लोग हैं। साथ ही साथ जो लेगेसी प्रिंट ब्रांड्स हैं जैसे कि पुराने इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आपका द हिंदू हो गया, तो इन पे तो अभी भरोसा है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर जैसे कि दूरदर्शन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो, इन पे तो अभी भरोसा है, लेकिन ये करीबन 36-35% है। और मीडिया जो है अभी भी, द मीडिया वॉज फ्री फ्रॉम अनड्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मतलब राजनीतिक प्रभाव से अभी भी फ्री है ऐसा बोला जाता है, और बिजनेस इन्फ्लुएंस से रेस्पेक्टिवली, ठीक। 36 और 35% ऐसा बोला गया है। तो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, इसलिए थोड़ा इस पर टाइम देना जरूरी था। अगला जो टॉपिक है ईपीएफओ का जो इंटरव्यू होने वाला है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ जो बेसिक है वो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स ये होती है कि भाई साहब जो है, जो कुछ एक ग्रुप ऐसा है 15 से ऊपर और 64 के आसपास जो वर्किंग एज ग्रुप है, उनमें से जो लोग एबल हैं, मतलब काम कर सकते हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं नौकरी के लिए, ठीक। अब उनको नौकरी मिलती है तो वो रोजगार में हैं, और एबल और नौकरी ढूंढने के बावजूद भी अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वो बेरोजगार कहलाते हैं, ठीक। तो ये दोनों ही लोग जो एबल है और नौकरी ढूंढ रहे हैं, भले उनको नौकरी लगी हो ना लगी हो, अंडर एम्प्लॉयड हो, वो सारे के सारे लोग जो है लेबर फोर्स में आते हैं। वहीं वर्किंग पॉपुलेशन जो रेट होता है उसमें जो लोग नौकरी पा गए हैं वो लोग को जो है वर्किंग पॉपुलेशन रेट में देखा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें अभी ये जो आंकड़े हैं ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन निकालती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये ईपीएफओ इंटरव्यू के लिए। तो उसने बोला है कि भारत में बेरोजगारी का रेट घटा है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ये 4.2% हो गया है 2020-21 में, पहले ये 4.8 था, तो ये अभी सर्वे ने बताया है।
और जो लोग हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में ये इम्प्रूव होता जा रहा है। मेल जो है पहले 2017-18 से 2021 के बीच में देखें तो पहले 55.5 लोग थे जो एबल थे और नौकरी ढूंढ रहे थे, अब 57.5 हो गया है। टोटल आपको 41.6 बताया गया है इसमें, और फीमेल का भी जो है सब मतलब तीनों ही चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ है इसमें, ठीक है। रूरल एरियाज़ में, ठीक है, रूरल एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है आपका अर्बन एरियाज़ में, ठीक। अर्बन एरियाज़ में जो बेरोजगारी है वो ज़्यादा है, 6.7 है, ऐसे याद रखिएगा। अभी लेटेस्ट सर्वे है इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है, ठीक। और इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में अगर देखा जाए तो कौन कितने लोग जो है ढूंढ रहे हैं नौकरी, 41.6%, ठीक, 41.6% जो है ढूंढ रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो मैंने बताया, जो लोग रोजगार पा चुके हैं वो अब हो गया है इंक्रीज होकर, यानी ज़्यादातर लोग नौकरी पाए हैं, 39.8% हो गए, पिछले साल 38.2% था, ठीक। इसके बाद जो है माइग्रेंट्स, यानी कि जो लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हैं नौकरी वोकरी करने के लिए, तो उनका भी सर्वे में बताया गया है कि माइग्रेंट वो होते हैं इन द सर्वे कि हाउस होल्ड मेंबर वो होते हैं जो अपने यूजुअल प्लेस को छोड़कर कहीं और जाते हैं नौकरी वोकरी करने। और माइग्रेशन रेट अगर देखा जाए सर्वे के अनुसार तो 28.9% हो गया है। व्यूमन भी अब माइग्रेशन ज़्यादा कर रही हैं, 48% जो है रूरल से ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, और अर्बन एरिया से व्यूमन का थोड़ा सा कम 47.8% माइग्रेशन व्यूमेन्स भी कर रही हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जामिनेशन के लिए और ईपीएफओ इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रशिया जो है वो दुनिया में जिनसे इंडिया लेता है तेल, क्रूड ऑयल, अब रशिया सेकंड नंबर पे हो गया। सबसे ऊपर क्या कौन है, इराक, फिर रशिया और फिर सऊदी हो गया। ये रैंकिंग याद रखना, ठीक, ये रैंकिंग जो है पूछ सकता है, याद रखिएगा। और इंडिया रिफाइनर्स ने अभी 25 मिलियन बैरल रशिया से ऑयल लिया है मई 2022 में, जो कि 16% ज़्यादा है, ठीक, ऑफ ऑल देयर जो ऑयल इंपोर्ट है। और रशियन ऑयल क्रूड जो है वो 5% इंडिया का हो गया है, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं 100 अगर लीटर करते हैं तो 5 लीटर रशिया से कर रहे हैं। अप्रैल में ये आंकड़ा पार हुआ था। इराक, रशिया, फिर सऊदी, ये अप्रैल में ये रैंकिंग रही है। अगला जो टॉपिक है वो है ग्रीन हाइड्रोजन संबंधित। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं होता है कि हाइड्रोजन जो है वो एक ग्लोबल वार्मिंग गैस ना होकर अब क्लीन हो गई है। बात को समझिए, हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमको करना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाती है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, अलग हो जाती है। तो जो ये हाइड्रोजन अलग होता है इसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज करते हैं, एनर्जी का स्रोत होता है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन हम उसको बोलते हैं जिसमें कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है ये किसी नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, क्लीन ग्रीन एनर्जी से जब भी हाइड्रोजन बनेगी तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाएगा। बात समझ में आई? मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज पढ़ाई थी अपने करंट अफेयर में। ग्रे हाइड्रोजन होती है, ब्लू हाइड्रोजन होती है, याद आ रहा है कुछ? कमेंट करके बताइए, ठीक। तो ये जो है चीज मेन इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा जो संदर्भ है यहाँ पर ये है कि अडानी ग्रुप ने फ्रेंच एनर्जी मेजर है टोटल एनर्जीज ऐसी लिमिटेड, इसके साथ में संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ रीजन में, ठीक। तो ये ध्यान रखना। और टोटल एनर्जीज का इसमें 25% स्टेक होगा। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो है मतलब इनके साथ में उन्होंने समझौता किया जो कि अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड का है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और $50 बिलियन में खर्चा किए जाएंगे अगले 10 सालों में। कच्छ गुजरात के रीजन में दुनिया का सबसे बड़ा जो है ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाया जाना है, ठीक। और इसमें 10 लाख टन पर एनम मुंद्रा से निकलेगा 2030 के पहले। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करके इलेक्ट्रोलाइजर में, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो ग्रीन रिन्यूएबल अक्षय ऊर्जा के थ्रू बनाई जाती है, ठीक। तो देखिए यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, कई लोग परेशान है, कई लोग के फोन भी आए। तो एक ही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अब देखो जिनका हो भी गया है प्रीलिम्स, अब वो दुविधा में फंसे हैं मेंस की। तभी मैं कहता हूँ मेंस की तैयारी अच्छे से करो। और मेंस में अगर आप दुविधा में हैं किसी तरीके से 9650347272 ये हमारा नंबर है,
ज़रूर कांटेक्ट करिए, आपकी 1-to-1 CGM प्रोग्राम के जरिए बहुत अच्छी मदद हो सकती है। फिर से बोल रहा हूँ, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, जो लड़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है, कोई आपको जानकारी लेनी है यूपीएससी यूपीपीएससी 2022 मेंस और यूपीएससी यूपीपीएससी 2023 के फाउंडेशन प्री कम मेंस बैच के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक ले आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।